नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय चुनावों के नतीजों से पहले सबसे बड़ा शो, सबसे बड़े दंगल में। और आज होगी सबसे बड़ी टक्कर, और यह टक्कर होगी 5 राज्यों में वोटिंग पूरी होने के बाद, क्योंकि जीत की ताल तो सब ठोक रहे हैं और सबको उम्मीद है कि यह चुनाव वही जीतेंगे। लेकिन असल में किसने मारी है बाजी और इस चुनाव में क्या कुछ हुआ है, आज सबसे बड़े दंगल में इसी पर होगी सबसे बड़ी टक्कर। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए बड़ा मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा है बीएसपी से, मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं जो कि पूर्व सांसद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर। मेरे साथ पंखुड़ी पाठक हैं, समाजवादी पार्टी की युवा प्रवक्ता। और मेरे साथ इस बहस में 2 और खास मेहमान हैं, विनोद शर्मा वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए, और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार। और अब मैं रुक करता हूं सबसे पहले इस बहस का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले हमारे साथ जो 4 नेता हैं उनसे मैं एक एक सवाल पूछूं और 30-30 सेकंड में वो इसका जवाब दे। अंसार रजा साहब, शुरुआत आपसे। जीत रहे हैं जी, आप जीत रहे हैं, उसका दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आपने पूरी अपनी ताकत झोंक दी। सबने झोंकी है। कहीं ना कहीं आप, अब सवाल तो सुन लीजिए जनाब, आपने कहीं ना कहीं यह कहने की कोशिश करी इस चुनाव के अंदर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को वोट डाले। क्या आपको लगता है बात बनने जा रही है आपकी? देखिए, बात बने ना बने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो मैटर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी ने, मेरे ख्याल से हमारी पार्टी की तरफ से तो ये नहीं कहा गया कि नहीं तुम्हें मुसलमानों को खाली वोट देना है या किसको वोट देना है। ये हुआ है कि वोट मिलना चाहिए, हमारा हक बनता है कि वोट मिलना चाहिए। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 3-3 दिन एक जगह अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपनी इज्जत बचाने के लिए रहेंगे, अगर हमने ये कह दिया कि सारे लोग हमें वोट देते तो इसमें बुरा नहीं होना चाहिए। जी, अब मैं रुक करता हूं अफजल साहब का। अफजल साहब, आपने उत्तर प्रदेश की लड़ाई की शुरुआत करी 27 साल यूपी बिहार से, और 20 रास्ते में आपने साइकिल का कैरियर को थाम लिया। हालात कैसे दिखते हैं इसके बाद? देखिए, हालात बहुत अच्छे हैं। हमने बड़ा सही फैसला किया, चूंकि हमने उसका बाकी अच्छी तरह से उसका अध्ययन करने के बाद ही ये फैसला किया कि हमको समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए। लेकिन कड़वा घूंट पीना पड़ा इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। नहीं, कड़वा घूंट नहीं है, ये काफी मीठा घूंट है। हाँ, नरेंद्र जी के लिए ये काफी कड़वा है। जी, चलिए अब मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, इस चुनाव में शमशान बनाम कब्रिस्तान, बिजली की तारों में धर्म, और इसके अलावा जाने क्या क्या कुछ, इसके अलावा 3 दिन का मेगा शो नरेंद्र मोदी का। क्या आपको लग रहा है यूपी में सरकार आ रही है? देखिए, यूपी का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन सपा कांग्रेस ने गठबंधन किया था। किसके लिए? भाजपा को रोकने के लिए। जिस दिन मायावती ने स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम समाज अपना वोट सपा को देके बर्बाद ना करे, हमको वोट दे, उसी दिन साफ हो गया था कि लड़ाई भाजपा बनाम शेष की है और हम लगातार बढ़ रहे हैं। और बाकी सब लोग ये तय मान लिए थे कि भाजपा से मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकते। किसी को राहुल बाबा का सहारा चाहिए था, अखिलेश जी को, तो मायावती जी को मुख्तार का सहारा चाहिए था। एक बात इन्होंने मान ली, एक बात इन्होंने मान ली कि मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होगा तो शायद ये जीत जाएंगे। जी, मैं सीधा रुक करता हूं पंखुड़ी पाठक। इसीलिए कब्रिस्तान की बात की गई, शमशान की बात की गई, रमजान में बिजली की बात की लड़ाई है भाई। जी, अब मैं रुक करता हूं पंखुड़ी पाठक का। पंखुड़ी पाठक, इस चुनाव में जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जा रहे थे तो छिन्न भिन्न थे, अभी भी है, क्योंकि कल भी साधना गुप्ता का एक बयान आ गया है जिस बयान में उन्होंने बहुत कुछ कह डाला है। इस छिन्न भिन्न परिवार को आखिर में उम्मीद जगी राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से कि वो साथ आएंगे तो थोड़ी मजबूती प्रदान होगी। कैसा देखती हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि नतीजों से हम 2 दिन दूर हैं? क्या स्थिति दिखती है आपको? अमित जी, जनता जनार्दन है, नतीजे तो हम लोगों को कुछ टाइम में पता ही लग जाएंगे। लेकिन जिन बातों का आपने जिक्र यहाँ पर किया, तो मैं मानती हूँ कि मीडिया के मुद्दे जनता के मुद्दों से बहुत अलग होते हैं। किसके परिवार में क्या हो रहा है वो जनता का मुद्दा नहीं होता। कोई आकर, मीडिया पे दोष है क्या आपके परिवार में जो कुछ हुआ? बोलने दीजिए। मैं तो बोलने मैं कह रही हूँ जो आपने ओपनिंग रिमार्क मीडिया पे कर दिया। साधना गुप्ता को मीडिया ने कुछ बोला है क्या बोलने के लिए? उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव को मीडिया ने बोला है क्या? बोलने दीजिए। जी बोलिए। जब उत्तर प्रदेश की जनता वोट डालने जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो ये सोच के डालने जाएगी कि साधना गुप्ता जी क्या डाल दिया वोट। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये मुद्दा नहीं होता। जनता के लिए उनके खुद के मुद्दे
होते हैं अपने वेलफेयर के मुद्दे होते हैं, अपने फ्यूचर के मुद्दे होते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत बड़ी संख्या में आकर जिस तरह से मतदान किया, एक बहुत अच्छे माहौल में मतदान किया। मैडम और बहुत ज्यादा वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब अपने आप को कहा देखते हुए मेरे सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत एक जो सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद किसी तरह की हमने हिंसा नहीं देखी और लोगों ने बहुत भारी संख्या में आके मतदान किया है। तो इसके लिए उन लोगों मैडम कल एग्जिट पोल आने वाले हैं, कल आप चारों की पोल खुलेगी, किसके पास कितने नंबर आ रहे हैं, 11 तारीख को पूरी पोल खुल जाएगी। जनता ने वोट डाल दिए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना नंबर कितना देखती है वो बता दीजिए मुझे। देखिए, 10 सेकंड के अंदर। नंबर गेम में हम लोग नहीं पढ़ते, इतना बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री वापस से अखिलेश जी ही बनेंगे। और जिस चीज को लेकर काम बोलता है को लेकर हम गए थे, हमें लगता है कि जनता को हमारे काम में विश्वास है, पर इस चुनाव में गायत्री प्रजापति भी बोले हैं, में विश्वास है। गायत्री प्रजापति भी बोले इस चुनाव में, तो वो उस पर आएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप नंबर नहीं देना चाहते, यू वांट टू प्ले सेफ, दैट इज योर कॉल। मैडम सुधांशु त्रिवेदी, मैंने अमित शाह का इंटरव्यू किया, कल बोला है नहीं, उसमें मैं एक वाक्य कहूंगा कि ये चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद नई जंग का आगाज हो गया है और साफ समझ में आ रहा है कि मुलायम सिंह जी की साधना अब भंग होने जा रही, जो कुछ गुप्त है वो प्रकट होने जा रहा है। जी नहीं, मैं एक चीज, अमित शाह का मैंने इंटरव्यू करा, अमित शाह ने बोला 2/3 मतलब 260। इसमें कहीं कोई संदेह है क्या? मैं पूछ रहा हूं, आपको संदेह है? नहीं, हमें कोई संदेह नहीं है। मीम अफजल साहब, 260 बीजेपी के आ रहे हैं, तो आपके कितने आ रहे हैं, आपके और सपा के? सुधांशु भाई का अभी पहले मैं देख रहा था, उनकी हमदर्दी कुछ साधना गुप्ता जी के साथ बहुत ज्यादा है। ये हमदर्दी ऐसी है जैसे मैं अडवाणी जी के साथ हमदर्दी करने लगूं। जी चलिए, अब मैं अपने दोनों 25 साल बाद सही आई तो हमदर्दी। अब मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास चलता हूं और उनके बीच में बैठ जाता हूं। और शुरुआत मैं विनोद जी आपसे करता हूं। इस चुनाव में बहुत कुछ हुआ और बीजेपी ये कहती है कि 2017 का चुनाव 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए रणभेरी है। वोट डल चुके हैं, कल एग्जिट पोल आने वाले हैं। इस चुनाव में क्या कुछ हुआ आपके सामने है, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने अभी पूछा कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल गई। जी, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये एलिजाबेथ टेलर की तरह है जी, जिसकी 8 बार शादी हुई थी और 7 हस्बैंड थे उसके। 2 बार रिचर्ड बर्टन से उसकी शादी हुई थी। ये जो मेरे सामने बीएसपी खड़ी है, इसने बीजेपी के साथ ताउन किया। मेरे सामने जो समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसने भी बीएसपी के साथ ताउन किया। अब कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ पहली बार ताउन कर रही है। तो ये लोग सब खेले खाले लोग हैं, मिले जुले लोग हैं। आप देखिएगा, अगर कहीं उत्तर प्रदेश की जो असेंबली अगर हंग हो गई तो फिर देखिएगा एक और नई शादी रची जाएगी। और वो शादी कैसी होगी, उस पे आप लगातार विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते रहेंगे। जी, तो कांग्रेस और बीजेपी की शादी होने वाली है क्या? राजनीति में कोई भी क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस बीजेपी की शादी होने वाली है क्या? देखिए ऐसा है कि मुझे आप क्रॉस एग्जामिन मत करें, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन तो आप लोग लड़े हैं और शादी भी आप ही रचाएंगे। हम तो बाराती हैं। तो राहुल गांधी की शादी में है। नहीं, पर एक बात ध्यान में आती है, शादी होना हो, लेकिन इस चुनाव में 3 तलाक का मुद्दा भी खूब उठा था, चुनाव को बीचों बीच उठा था। ये तो बड़ा दिलचस्प बात है कि मोदी जी 2014 शुरू किया विकास से उन्होंने, और मुजफ्फरनगर और यहाँ कैराना के इलेक्शन तक विकास करते रहे, लेकिन उसके बाद घबराहट क्यों हुई सुधांशु जी? और वो पिल पड़े कि नहीं अब तो कब्रिस्तान का मामला उठाएंगे, गधों की बात पे बहस हो गई। गधे उन्होंने कहा था एक विज्ञापन को, और आप लोग हमारे सर पे ठोकने लगे कि साहब गधा कह दिया इन्होंने। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है, कोई मामला नहीं है। अब एग्जिट पोल आने वाला जनाब, अब तो एग्जिट पोल और नतीजे आने वाले हैं। लेकिन ये गधों से मोहब्बत जो आप लोगों ने दर्शाई, अखिलेश यादव तंज कर रहे थे, उसमें एक शेर है तारिक बदायूनी का, बेवफा जमाने पे तंज कर रहा था मैं, बुरा क्यों मान गए, बात है जमाने की। वो तो कुछ और कर रहा था, आप अपने पे ले पड़े। दूसरा नहीं, कांग्रेसियों को कांग्रेस से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि साहब आपने 100 नहीं पहले पूरा हो जाए, बाद में नंबर नहीं देंगे, नेता है भैया, ये आपको कुछ नहीं देंगे। बैलेंस कर रहे हैं। 134 सीट पे नरसिम्हा राव लड़े थे, तो कांग्रेस को उन्होंने आईसीयू में दाखिल करा दिया था, उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई थी लगभग। अब 103 सीट लड़के, क्या ये अलविदा का वक्त है? अलविदा की नमाज पड़ी जाएगी इसके बाद? जवाब देखिए, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिया शीला दीक्षित को। शीला दीक्षित ने कह दिया राहुल इमेच्योर है, और 400 से लड़ते लड़ते 103 तक आ गए। बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा
कि आईसीयू से निकालने के लिए ये इंजेक्शन 104 का हमने लगाया है। आप फिक्र ना करो, जिंदा सलामत और बहुत अच्छे ढंग से आपको उत्तर प्रदेश में वापस आकर के दिखाएंगे। आमीन। सुधांशु त्रिवेदी, जो कुछ शेषनारायण जी ने कहा, देखिए विकास का मुद्दा लेके तो हम चले थे, समस्या कहां से आई, भटकाया किसने? जिस दिन मायावती जी ने कहा कि मुस्लिम समाज अपना वोट बर्बाद न करे, विषय आप ले गए। फिर मुलायम ने क्या कहा? फिर मुलायम, अरे सुनिए, नहीं मुझे बात पूरी होने दीजिए, कोई मतलब नहीं, ना फिर ना सुनिए ना ना, प्लीज सुनिए, हमने सुधांशु कुछ नहीं बोला। त्रिवेदी अरे बात का पूरी होने दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी बात का पूरी होने एजेंडा, दीजिए। ना 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 बात प्लीज पूरी होने प्लीज दीजिए। सुधांशु फिर त्रिवेदी मुलायम का सिंह यादव एजेंडा बोले मायावती फिक्स कि भाई करेगी। अखिलेश ने ओके, जवाब मुसलमानों दे के दीजिए, लिए जवाब। कुछ नहीं किया। फिर अखिलेश बोले मैंने मुसलमानों के लिए ये किया। तो खामखामे आप संप्रदाय धर्म को तो मुद्दा इन्होंने जी। बनाया, हमने थोड़ी। आप गधे वाली बात पे कहता हूं तो भाई एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई उत्तर प्रदेश में सबने देखा कि 300 चतुर्थ कर्मचारियों की वैकेंसी निकली, 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। बेचारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और इंजीनियरिंग वाले। और दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति जैसे लोग बीपीएल से 100 करोड़ के मालिक हो गए। मतलब स्थिति हो गई कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। जी 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 जी, अब मैं ग्राउंड रिपोर्ट मांगना चाहता हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहता हूं। विनोद शर्मा, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए ऐसा है, ग्राउंड जीरो पे जी आज के दिन ये चारों जीरो है। जी, ये पता चलेगा पब्लिक हीरो है, पब्लिक हीरो है आज के दिन। ठीक है। और मैं ये बताना जी चाहता जी हूँ, जी, अभी तक किसी भी पत्रकार ने इस बात का आकलन नहीं किया और शायद पॉलिटिकल पार्टीज ने भी विस्तार से आकलन नहीं किया। पंखुड़ी यहाँ खड़ी हैं, ये स्वयं महिला हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बहुतेरे वोट्स महिलाओं के 2014 में पाए थे। नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के वोट पाकर उसके दम पे सरकार बनाई। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने लोग हैं जो कहते हैं, एक तो पार्टी महिला ही नेतृत्व दे रही है, कि महिलाओं का वोट किसको जा रहा है, आपने उस पर तवज्जो दी। और अगर महिलाएं जबरदस्त निकल के आएंगी तो जिस तरफ वो वोट डालेंगी ना, वही उसी तरफ जीत होगी। जी जी। और आज महिला दिवस भी है। ग्राउंड रिपोर्ट शेषनारायण सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? वही बुनियादी सवाल है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए इन लोगों ने क्या किया। आप कह रहे हैं महिला डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है, महिला एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है। चलिए अब मैं सीधा रुक करता हूं, पंखुड़ी पाठक। देखिए, जब महिलाओं का मामला आता है और समाजवादी पार्टी का मामला आता है तो कई से सवाल उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे बार बार खड़े हो जाते हैं। गायत्री प्रजापति भी इस चुनाव में खूब हेडलाइन में रहे हैं। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एग्जिट पोल आने वाले हैं, नतीजे आ जाएंगे। क्या आपको लगता है, बहुत सीधा सवाल, गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की इमेज पर भारी पड़ गए? देखिए, कोई भी अगर आरोपी होता है व्यक्ति तो वो किसी भी पार्टी की इमेज पे भारी ही पड़ता है। अगर किसी का भी आरोप सिद्ध हो जाता है और पता लगता है कि उसने कोई गलत काम करे, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो किसी आरोपी होते हैं उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हर पार्टी में आपको इस तरह के लोग दिख जाएंगे। अब महिलाओं की मैं एक बात, क्योंकि सर ने उठाई थी, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को, ये बात सही है कि महिलाओं के मुद्दों पे नहीं सोचा जाता है, लेकिन समाजवादी सरकार ने 55 लाख नहीं, पर गायत्री महिलाओं प्रजापति को पर आपका पेंशन दी। और जो 10 गायत्री प्रजापति जो हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को जितना नुकसान किया है उतना बीजेपी की पूरी कैंपेन ने नहीं किया। गायत्री प्रजापति ने जो सारे भ्रष्टाचार, आपको लगता है गायत्री प्रजापति इस चुनाव में भारी पड़ जाएंगे? चोर कटाई के जितने आरोप हैं आपकी पार्टी के, वो सब गायत्री जी उसमें 90% हिस्सेदार हैं। आपने गायत्री से किस डर के मारे पिंड नहीं छुड़ाया? और उसके बाद कैंपेन करने के लिए भी पहुंच गया अखिलेश यादव, तो भारी पड़ सकता है। ये भारी पड़ सकता है। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड का रिपोर्ट है उनकी इमेज पर एक व्यक्ति के, अगर हम चलिए मैडम, अब तो वोट पड़ गए, वोट पड़ गए सुधांशु त्रिवेदी। और जिस दिन से वोट पड़े उसी दिन से गायत्री गायब है। गायत्री, ये कमाल की बात है। सुनिए, जिस दिन से वोट पड़े उसी दिन से गायब है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कमाल की बात है। देखिए, जो बात मौलाना साहब ने कही उसी से आप कनेक्ट करिए। यूपी में अखिलेश सरकार किसी मंत्री की भैंस तो 24 घंटे में खोज लेते हैं, खुद मंत्री जी को 20 दिन में नहीं खोज पा रहे। मैं ऐसा लग रहा है कि गायत्री प्रजापति मेट्रो में जाके छुप गए, इसलिए ना मेट्रो मिल रही है ना गायत्री प्रजापति दिख रहे हैं। अब क्योंकि आज महिला दिवस है, मैं महिलाओं से ही शुरुआत करना चाहता हूं।
क्या सवाल है आपका, बताइए। मेरा सवाल ये है कि मिस पंखुड़ी पाठक जी से कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय, वो वहाँ के थाने जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन चुके हैं, वो ऐसा किस आधार पर कह रही है? ये क्योंकि अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में भी बातें बोली, प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं, बताइए जवाब क्या है? चुनाव में जो बातें कही जाती हैं वो सिर्फ एक मकसद से कही जाती है, चुनाव जीतने के लिए। तो जब ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करी थी उसका आधार नहीं था, जब बिजली के हिंदू मुसलमान होने की बात कही थी उसका भी कोई आधार नहीं था। तो उसी तरह ये बात भी एकदम निराधार है और सिर्फ उत्तर प्रदेश की और हमारी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बात बोली गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि हो गई आपकी पार्टी की इमेज खराब हो गई इससे। गायत्री प्रजापति से इमेज खराब नहीं हो रही। गायत्री प्रजापति को ढो रहे हैं अखिलेश यादव साहब, उससे इमेज खराब नहीं हो रही जी। अगर कब्रिस्तान से सवाल पूछ लिया कि तुमने, मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं जी कि हमारा बेटा धोखा दे रहा है, उससे इमेज खराब हो रही है। मैं आपकी पार्टी की बहुत इज्जत करता हूँ जी। आज मायावती जी की आपने बहुत इज्जत जैकेट भी करता उसी हूँ। रंग की जर्रा डाली नवाजी। है। मैं मायावती जी की भी बहुत आज इज्जत आपने करता जैकेट भी उसी रंग की हूँ। डाली हुई जमीन है। से उठकर उनकी नेतागिरी शुरू हुई, उनकी इज्जत करनी बहुत जरूरी है। लेकिन आपने गायत्री प्रजापति की बात कही, मऊ में क्या हो रहा है? मऊ में कौन है आपके साथ? हमारे साथ मुख्तार वो तो बड़े धर्मात्मा वो तो जेल में है सर, तो कानून जो सजा देगा वो होगा ना। बात सुनिए आप, देखिए देखिए हम लोग देखिए वो तो कानून ने कहा है उनके लिए रिपोर्ट करने के लिए। हमें कम से कम ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, हम लोग ये क्रिमिनल का साथ है, हम हरिश्चंद्र तारामती हैं, ये सब छोड़िए ना आप। ये पॉलिटिक्स में चेस्टिटी बेल्ट पहनकर कोई नहीं उतरता है। ये सब ने ये कुकर्म किए हुए हैं, सबके साथ ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। अभी बात बताई गई कि थाने जो हैं वो पार्टी के स्टेशन बन गए। 2002 में हमने देखा था किसी एक प्रांत में, वहां भी हो गया था ऐसा। तो इसलिए इसमें ना जाए हम लोग मुद्दों की बात करें, विकास की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें। वो बातें बहुत कम हुई इस इलेक्शन में, बिल्कुल बहुत कम हुई। जी सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। देखिए, मैं यूपी और जो आपने बोला उन दोनों के बारे में कहता हूं। उत्तर प्रदेश में 3-4 फैक्ट है। क्या यह सत्य नहीं कि एक नहीं कई मामलों पे कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज करनी पड़ी? एक स्ट्रिंग ऑपरेशन, भले उसको विवादित मानिए, उसमें दिखा तो था कि एक मंत्री महोदय हस्तक्षेप कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज न की जाए। क्या यह सत्य नहीं है कि बलात्कार जैसे विषय के लिए राजनीतिकरण का बयान देना पड़ा एक इनके बड़े मंत्री को, जिसको कोर्ट के बाद माफी मांगनी पड़ी? और क्या यह सत्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 3/4 थाना अध्यक्ष एक ही जाति के हैं? तो ये समझ में नहीं आता क्या कि उत्तर प्रदेश में थानों में क्या हो रहा होगा? नहीं, देखिए बात है, वाजिब स्तर पे डिबेट होनी चाहिए। हम बोलेंगे नहीं स्टिंग ऑपरेशंस की आप बात मत कीजिए। देखिए नरसिम्हा राव कहते थे लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मैं इज्जत से कहता हूं, कोर्ट के लिए भरपूर इज्जत से कहता हूं, अनफॉर्चुनेटली इस देश में जब सत्ता बदलती है तो लॉ भी अपना कोर्स बदल लेता है। जी, बहुत सीरियस बात। नहीं ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं कहना नहीं, वो चाहूंगी बिल्कुल अमित जी सही बात कह रहे हैं। वो बड़ी भाई बात देखिए, कह सत्ता रहती है तो कैसे कैसे उपयोग होता है, इस पे तो सब लोग अपना विचार रख सकते हैं विनोद जी। मगर इस देश के इतिहास में इकलौता मौका है जब किसी मुद्दे के ऊपर सरकार का एक संस्थान, डायरेक्टर आईबी कह रहा है कि इशरत जहां आतंकवादी है और उसी सरकार का सीबीआई डायरेक्टर कह रहा नहीं है। यह विचित्र मैंने पहली बार देखा। जी अफजल साहब, क्या आपको लगता है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कांग्रेस हारी तो कांग्रेस के लिए यहां से संभलना बेहद मुश्किल हो जाएगा? मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल नहीं हारेगी। यहां से संभलने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी अहम बात मैं कहूंगा, अभी शर्मा साहब ने बहुत अहम बात कही कि मुद्दों की बात नहीं हुई। मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से कि इस चुनाव में शुरू में मुद्दों की बात हुई थी। जैसे खुद मोदी जी ने पहले चरण के अंदर जो बात की थी वो इंसान की बात की थी। दूसरे चरण के अंदर उन्होंने भारत महान की बात की थी। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। तीसरे चरण के अंदर उन्होंने किसान की बात की थी। लेकिन तीसरे चरण तक आते आते उनको लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो उसके बाद उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की। और पांचवें चरण के अंदर आपने देखा होगा अमित शाह साहब जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसको मैं कहता हूं, किस प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं? मैं उस प्रोपेगेंडा खुल के बोलिए, आप क्या किस मैं प्रोपेगेंडा की बात कह रहा हूं। आपने तो उनको इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने स्लॉटर हाउसेस हैं, बूचड़ खाने हैं, लीगल नहीं, इलीगल नहीं, लीगल भी जो हैं उनको सबको बंद कर दिया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जो बात वो उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं, वो स्लॉटर हाउस गुजरात में क्यों चल रहे हैं? वो स्लॉटर हाउस मध्य प्रदेश में क्यों चल रहे हैं?
वो स्लॉटर हाउस ये महाराष्ट्र सवाल में क्यों पूछा चल तो रहे मैंने हैं? अमित शाह से। और वहां से मीट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन मैं तीन देशों से क्यों जवाब हो रहा है? सुधांशु और यहाँ आकर वो स्लॉटर हाउस की राजनीति क्यों कर रहे हैं? इससे क्या जाहिर होता है? और सबसे जो आप ज्यादा अभी कह रहे चंदा थे इन्हें slaughter house वाले कि देते मुद्दों हैं की बात भाजपा नहीं को, हुई, जिनका मुद्दों काम की बंद बात करवाने से की ज्यादा बात कर रहे हैं। खतरनाक इस देश में सुधांशु- कम्युनिटीज की बात करना है। और उनका इल्जाम बिल्कुल ठीक है, आपका इल्जाम भी ठीक है कि जब मायावती जी कहती हैं कि हमने 100 को टिकट दे दिया, मेरे ख्याल है कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कितनों को टिकट दिया। इसको बताने का मतलब यह है कि आप उस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोग नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते। हमारा तो एजेंडा है कि हम सबको रिपोर्ट आपने साथ पढ़ी लेकर होगी के 2014 के चुनाव के बाद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने क्या बोला था? अफजल देखिए, साहब आपको पता है एंटनी एंटनी कमेटी कमेटी की जो काफी कुछ रिपोर्ट बोल का के आप गई जिक्र थी। करते हैं, जी देखिए पहली मतलब बात तो आपने कि 2014 जो- की रिपोर्ट से आप कुछ सीखा जो है। कुछ बोलते हैं वो सही मानों में दुरुस्त नहीं है, उसके आगे पीछे का तो पढ़ते ही नहीं है। नहीं, लेकिन- मैंने पूरा पढ़ा लेकिन- एंटनी कमेटी की लेकिन रिपोर्ट को। अगर एंटनी मैं- कमेटी की रिपोर्ट ने बोला गया हमें एक विशेष धर्म से यानी मुसलमानों से ज्यादा जोड़ के देखा गया, इसी वजह से हमारी हार हुई है। इसका ये मतलब रिपोर्ट थी ये है- एंटनी कमेटी की। इसका मतलब ये और हुआ- डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा सुनिए, था, सुनिए, Yes, अगर हम उसको भी उस पर चल दोहराइए। रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं तो किसी एक विशेष धर्म से किसी भी जवाब। पार्टी को नहीं जुड़ना चाहिए सबके साथ। लेकिन अगर कोई मतलब देश आपने में- सीखा। जो कोई देश के अंदर राजनीति नहीं राजनीति राजनीति जो कर रहे हैं, अगर वो 80% की राजनीति 20% के खिलाफ कर रहे हैं तो वो क्या ठीक है? नहीं, पर एक बात बताइए अफजल साहब, एक सारी बातें एक तरफ। मनमोहन एक सिंह सेकंड नाम- जब मनमोहन जब सिंह साहब ने शमशान एक के इल्जाम लिए लगा दिया 2016 था। के बजट के अंदर मनमोहन सिंह 2016 साहब ने के इल्जाम यूपी लगाया था, सुन लीजिए पहले जी मनमोहन सिंह साहब ने मुसलमानों की तरफ एक बात कही थी कि पहला हक मुसलमानों का होता है, और मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह साहब की अकलमंदी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि सच्चर रिपोर्ट भी उन्हीं के जमाने में आई कि 40,000 खानदान अब भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, और ये कह रहे हैं मुसलमानों का पहले हक है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मीम अफजल साहब की बात होगी। आपने मीम अफजल साहब ने बहुत सही बात कही, विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु एक मजेदार बात है पार्टी में, केवल कब्रिस्तान की बात कर दो तो सही है और कब्रिस्तान शमशान दोनों कह दो तो गलत है। तीसरे चरण में यह हुआ था ना, बिल्कुल नहीं। परिवर्तन यह आया कि 7वें चरण आते आते राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी भी मंदिर में दर्शन करने चले गए, जिससे तो हमेशा बचते हुए दिखाई पड़ते थे। तो बदलाव तो आपके अंदर आना शुरू हुआ है, हमारे अंदर नहीं आया। मैं सुधांशु जी देखिए, को एक बात जवाब- बताना जवाब चाहूंगी देखिए, कि साथ में- मोदी जी उत्तर प्रदेश में नए आए हैं, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और कई बार काशी विश्वनाथ जाते रहे हैं। देखिए, तो आप- ये तो कहना टीवी पे पहली तो पहली बार है- दिखाया भाई। अरे मोदी जी मैं- तो मैं- मोदी दिखाने जी में जवाब दो, मैं जवाब के मीम अफजल, मीम अफजल। मोदी मैं जी आपको जवाब अपनी देता हूं। माता से मिलने जाते हैं तो मैं भी खुद कैमरा बुला के वाराणसी में फोटो था। खिंचवाते हैं, और ये नहीं, टीवी मोदी की जी बात तो आज कर भी रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का CCTV दर्शन कर रहे की हैं। फोटो आई मोदी है। जी नेपाल में CCTV की पशुपतिनाथ फोटो भी आई गए है, थे, हमने कोई मोदी जी फोटो नहीं टोक्यो में भी खिंचवाई गए है। थे, वहां बौद्ध मंदिर में, वो तो हमेशा जाते नहीं, थे। आप अब चुनाव के समय ही हम गए लोग थे। अपने घर जी, पे जाते हैं मैं- माँ बाप से मिलने, तो उनके साथ फोटो खिंचवा के मीडिया को तो नहीं बुलाते हैं। जी, ये जी। काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी कर भी नहीं सकते, पता नहीं पिताजी क्या बोल इन्होंने देंगे, बहुत- फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अफजल साहब, मीम अफजल साहब। सुधांशु जी ने बहुत सही सवाल कहा कि नहीं, भाई मजबूरी होगी मंदिर जाना, ना सुन लीजिए, मजबूरी होगी मंदिर जाना। मजबूरी नहीं आई है ना, मैं भी बता रहा हूं किसकी मजबूरी है वो बता रहा हूं। बताइए। मजबूरी राहुल गांधी वहां गए, इससे पहले भी गए हैं, शायद देखा नहीं किसी ने, कम से कम इन्होंने तो नहीं देखा कि वो जाते रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और है, नहीं, तब तो राजीव गांधी रामराज जी की भी बात करते थे, 89 तक। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अगर आप एक रोड शो कर रहे हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी चाहिए। इस देश के अंदर पहली बार हुआ है 70 साल में, पहली बार कि प्रधानमंत्री बगैर इजाजत के रोड शो करते हैं और उसको बाद में नाम कह देते हैं क्या, या जन दर्शन, जनता दर्शन। वो तो हाँ? भीड़ नहीं आई इसलिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी उस वक्त मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे कि जनता दर्शन के लिए वहां गए थे? उन्होंने इजाजत जो ली थी वो जाने की। और दूसरी बात और बताऊं, मैं बनारस में था पिछले 5-6 दिन से, मैं भी बनारस वहां में मैंने था। देखा, मैंने भी काफी कुछ कि देखा। मोदी जी गलियों तक में घूम रहे थे और बनारस के लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी ने उस वक्त कहा था जब वो पहली बार आए थे कि गंगा मैया ने उनको मंदिर बुलाया। वाली बात पे आप चुप है, आप कह रहे गए थे मैं पहले आ रहा भी। हूं, मैंने तो बता दिया उस पे आइए ना। मैंने आ गया ना, मैंने तो बता दिया। अब बताइए, अभी मोदी बताइए। जी का भी तो बता रहा हूं और आपका रोल भी बता रहा हूं। माफ कीजिए, आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। ना बिल्कुल, मैं अरे छोड़ने आप वाला हमें तो नहीं हूं। बिल्कुल पकड़ के रखिए मैं जनाब, छोड़ने वाला नहीं आप हूं। पकड़ के रखिए, सुनिए, यही सुनिए, बैठे हैं सुनिए, सर, सुनिए। और डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं सबसे। मोदी जी का जब सुबह को शुरू हुआ जी, तो सारे न्यूज चैनल उसको लाइव दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे? जब वो एक धर्म के काम करने जा रहे थे
तो आप लोगों ने क्यों लाइव दिखाया? तो शाम को अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी दिखाया जा रहा था हाँ, लाइव। तो आपने दिखाया क्या कहना चाहते हैं? एतराज क्यों है? शाम को अखिलेश एतराज क्यों है? बिल्कुल एतराज नहीं है। एतराज क्यों है? दोनों को दिखाया जा रहा है ना हाँ, सर, तो दोनों मैं को दिखाया आपको जा ये बता रहा रहा है। हूँ। सवाल आप सिलेक्टिव एक ही अप्रोच करिए। नहीं सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल अमित जी, चुनाव खत्म हो गया है। हाँ, बिल्कुल। अब ये मैं छोड़ दीजिए एक आप बात कह के कि अपनी एक ही बात पे जिस खत्म तरह से करूंगा, आप बहुत सवाल जरूरी करते है, हैं। बहुत जरूरी है। पंखड़ी जी एक मिनट, एक बात कह के खत्म करूंगा। मोदी जी, लोग कह रहे थे बनारस के कि मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा गंगा मैया ने उनको बुलाया, उन्होंने गंगा को मां कहा। 3 साल से मां बेटे का इंतजार कर रही थी। इस बार मोदी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने नया जुमला कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने उन्होंने गोद ले लिया है। वो तो ऑलरेडी गंगा मैया के बेटे थे, अब उन्हें कौन गोद लेता? और आपने कभी देखा है गोद तो बच्चों को लिया आता है, 65 साल के बूढ़े लोग को, बूढ़े आदमियों को किसी ने गोद लेते हुए देखा है क्या? अरे 45 साल के युवा हो सकते हैं, आप क्या बात नहीं तो 65 का देखिए, जी जी जी, जहां नहीं, तक नहीं, रोड शो का सवाल है, रोड शो का जहां तक सवाल है, अभी सुधांशु त्रिवेदी का जवाब, एक जवाब दे दूं। आपने कहा मंदिर दर्शन पे, बहुत स्पष्ट है, मोदी जी पहले दिन सिर्फ दर्शन करने गए थे, रोड शो अगले दिन और था। आखिरी दिन तक इन्होंने करते रोड रहे। शो के साथ दर्शन किए हैं। करते ये है रहे। राजनीति के साथ उसको करते मिलाना। रहे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ये सबसे बड़ा शो इस समय आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि अंतराल के बाद ये जनता, ये युवा खूब सवाल पूछने वाले हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। अमित शाह जी ने न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे प्रवक्ता ही उनका जवाब देंगे। क्या बीजेपी उनकी लीडरशिप को हल्के में ले रही है? राहुल गांधी नहीं, ये अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में ठीक है, बोला। मैं जवाब देता हूं भाई। और 2 बार ही मैंने राहुल सवाल गांधी बोला। जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो अमित शाह जी अध्यक्ष हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल, सबसे बड़ा दंगल, और नतीजों से पहले यह सबसे बड़ा शो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बाइट्स। पहले सुनाते हैं आपको अमित शाह को, अमित शाह का क्या क्लेम है, वो कितनी सीटें जीत रहे हैं, आइए सुनिए। 2014 की लहर, क्योंकि अमित शाह उस टाइम पर इससे अच्छा परिणाम आने वाला अमित है। शाह उस टाइम पर इमर्ज कर रहे थे, अब इमर्ज हो चुके हैं। क्या अमित शाह के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा साख की लड़ाई है? मैं एक जवाब दे देता हूं आपको, जिसमें हर सवाल का जवाब आ जाएगा। जी। हम 2/3 बहुमत से यहां पर जीतने जा रहे हैं। 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं अमित शाह। मायावती क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बीएसपी की इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपनी अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। और अब बीजेपी व सपा कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में केवल दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये एक दूसरे से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं रुक करता हूं सीधे तौर पर अंसार रजा और सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, 2/3 बहुमत आ रहा है आपका, अमित शाह कह रहे हैं और मायावती कह रहे हैं कि उनका 2/3 आ रहा है, आप डिसाइड कर लीजिए। भाई देखिए, 2014 में 1984 के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत की केंद्र में सरकार बनी। आखिरी बार उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत कब आया था? 1985 में। अब 2017 में 2/3 बहुमत की सरकार 32 साल के बाद फिर आएगी। अंसार रजा भारतीय जनता साहब, पार्टी। ये तीनों लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ रहे हैं। देखिए, अमित शाह साहब ने जो कहा है, मैं समझता हूं उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मायावती की ले लेना चाहिए। सुन लीजिए, अरे आप दूसरा जुमला, उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि वो शख्सियत हैं कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश से वादा करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, 15-15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। और अमित शाह आते हैं, टीवी पे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं, वो तो जुमला था। तो इनकी बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिए। आप अपना बताइए कि कितनी आ रही है? उन्होंने बता दिया बहन जी ने, 2/3 बहन जी ने बता दिया। 2/3 सीटें, हाँ, सीटें, बहन जी। सीटें, हैं? सीटें आपकी कितनी आ रही हैं? मेरे ख्याल से 260 से ऊपर जा रहे हैं। 260 से ऊपर जा रहे हैं। और आप कितना ऊपर जा रहे हैं? 2/3 से ऊपर सीटें 260 आप भी, 260 आप, 260 आप। मैं पता कर लेता हूं बाकी दोनों के पास कितना आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, कल
कल एग्जिट पोल है और नतीजे आने वाले बाद में ये नहीं पकड़ लूंगा कहेंगे आप कि वो लोगों जुमला को, था। यही पकड़ूंगा आप लोगों को हम मैं। वो नहीं कहेंगे कि ये जुमला था। नहीं, मैं यही अमित शाह पकड़ूंगा। की तरह हम नहीं मैं कहेंगे वो बोलूंगा ये जुमला था क्या? हम कहेंगे कि 270 चलिए निकल अब गए मैं हैं। अब मैं आपको दो बाइटें और सुनाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अखिलेश यादव की। पहले प्रधानमंत्री मोदी की बाइट आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दावा कर रहे हैं, आइए सुनिए। भाइयों बहनों, 11 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे 2 दिन पहले ही होली मन जाएगी भाई। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और साथी दल विजय की होली पूरा देश मनाएगा। उसके बाद नई सरकार बनेगी। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी लड़ाई किससे है। तो मैं ये अच्छा एक तुम्हारा पर्सनल सवाल पूछ लूं मैं तुमसे, तुम्हारी शादी हो चुकी है? हो चुकी ना? 7 में पक्का सरकार बन गई समाजवादी, क्योंकि 7 चक्कर के बाद सब पक्का हो जाता है। चलिए बड़े अनोखे अंदाज में जवाब दिया अखिलेश यादव ने। 7वें के बाद सब पक्का हो जाता है। मैं साथी के बारे में बता तो नहीं रहे ना, साथी के बारे में कि 7 चक्कर में चक्कर लगने वाले साथी के बारे में हम नहीं बता रहे, वही क्या वो अपने साथी के बारे में बता रहे। मैं वही पूछना चाह रहा था। पंखुड़ी से जवाब सुन लेते हैं। पंखुड़ी 7वें के बाद सब पक्का। इनके 260 आ रहे हैं, इनके 260 आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 7वें के बाद हमारे भी 260 आ रहे हैं, तो विधानसभा मंडल बड़ा करवा लेते हैं। जवाब देखिए, बिहार चुनाव में भी इस तरह का दावा हुआ था और 2014 के भी सुधांशु जी बात कर रहे थे। 2014 में एक और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था लोकसभा के बाद, जो था उपचुनाव, जिसमें से कि 11 में से 8 सीटें ये हारे थे। तो घमंड कभी अच्छा नहीं होता। हम लोगों ने काम किया है, काम के बलबूते पे हम गए और हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो काम करता है जनता उसे जिताती है। आंकड़ों में मैं विश्वास नहीं रखती, ना ही समाजवादी विश्वास रखती है पार्टी हमारी। बस ये है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी और अखिलेश जी वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। अफजल साहब, आपका दावा सुनना जरूरी है, बताइए। आप तो 100 पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपका गठबंधन 400 पे लड़ रहा है। देखिए, गठबंधन जो है हमारा जी, वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वापस आ रहा है। कितनी सीटें? कितनी सीटें पर समझ लीजिए। कंफर्टेबल मेजोरिटी का क्या मतलब? 250। चलिए, 260, 250, 260, 7वें में पक्का मामला। मोदी जी ने कहा था ना होली का त्योहार आ रहा है जी। तो अब चूंकि अब वोटिंग खत्म हो गई है तो कोई सांप्रदायिक एंगल से नहीं कहना चाहता, कोई त्योहार खुशी का होता है, कोई मातम का होता है। उसके लिए एक लाइन कहूंगा कि 11 को गुलाल उड़ाती भाजपा की टोली होगी, इनके लिए मुहर्रम होगा, अपनी भैया होली होगी। जी 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 अब मुझे ना दोनों अपने एक्सपर्ट्स के पास आना पड़ेगा। और मैं शेष जी, मैं आपसे पूछता हूं बीजेपी प्लस कितनी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए। मैं तो जाहिर है नहीं बताऊंगा। नहीं, फिर भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं अब तो आपकी फीलिंग क्या है? तीन- आपकी फीलिंग क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? 300 सीटें उन्होंने कही थी अमित शाह ने। अब आप सपा और कांग्रेस गठबंधन कितने पे? यार मैं सट्टा मार्केट में थोड़ी नौकरी करता हूँ। बताइए। अजीब सी बात कर रहे हो तुम। सवाल और तो पूछना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है जी कि उत्तर प्रदेश में मैं था और बनारस में भी मैं था। हवा किसकी दिखती है? 2-3 बातें मैं तुम्हें कहना चाहता हवा हूँ, किसकी मुझे दिखती थोड़ा है? सा वक्त दो। जी देखिए, ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी के नाम का ट्रैक्शन है, लेकिन ये भी बात सच है कि अखिलेश यादव के नाम का ट्रैक्शन है। मैंने अभी महिलाओं बैलेंस कर रहे हैं आप। सुनिए तो सही, मैंने अभी महिलाओं के हवाले से कुछ कहा था। ये जो युगल गीत है ना, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये महिलाओं को मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा लगेगा अनुपात में। और पीछे खास कारण? और वहीं उसके खास कारण ये है कि दोनों यंग हैं। एक बीजेपी के नेता ने, हमारे दोस्त है सुधांशु जी, नहीं ऐसे मित्र नहीं लेकिन दूसरे एक मित्र हैं, नाम ले लीजिए। उन्होंने कहा कि आकस्मिक हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व बूढ़ा लगने लगा है जब ये दोनों शुरू में आए थे। देखिए, एक बात समझिए, कोई हारे कोई जीते, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति में अखिलेश अब एक कांस्टेंट है जी, आने वाले कई वर्षों के लिए जी। और वो हार झेल सकते हैं लोग, मोदी जी हार नहीं झेल सकते। जी 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 नहीं, आपको लगता है मोदी जी हार नहीं झेल सकते? नहीं, मोदी जी के लिए हार झेलना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए पंजाब से उन्होंने आपको डिसोसिएट रखा। और बिहार याद करिए, सरजमीन बिहार में मोदी जी दोबारा गए नहीं। दूसरी बात जी जी, अब मुझे मेरे को रिएक्शन ले लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, अखिलेश हार झेल सकते हैं, नरेंद्र मोदी हार नहीं झेल सकते। जवाब इसके ऊपर भाई देखिए, ये तो ऐसे सुधांशु त्रिवेदी। मैं विनोद जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा, पहले तो कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक कि भाजपा सरकार ना बने। फिर भी
अरे भाई, अगर अखिलेश हार गए तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो, मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे। जी जी। तो क्या अब क्या सवाल वो- देखिए, अगर सरकार आती तो क्या प्रधानमंत्री इन पद सज्जन ने एक छोड़ सवाल करके पूछा था, मुख्यमंत्री बनने इन जाएंगे क्या? सज्जन ने एक सवाल पूछा था। सर मेरा सवाल सुधांशु जी से है। आपसे सवाल है, आपसे सवाल है। सर मेरा सवाल सुधांशु जी से है। अमित शाह जी ने न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोलूंगा। अब हमारे प्रवक्ता ही उनका जवाब देंगे। क्या बीजेपी उनकी लीडरशिप को हल्के में ले रही है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी नहीं, ये अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में बोला। मैं जवाब देता हूं भाई। और 2 बार मैंने सवाल राहुल बोला। गांधी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो अमित शाह जी अध्यक्ष हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, पार्टी भले ही इस समय कांग्रेस छोटी हो, पर उनके अध्यक्ष का जवाब हमारे अध्यक्ष देंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो जूनियर पार्टनर है, जैसे हमारे साथ अपना दल है। तो इसलिए वो किसी भी स्तर पे अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो राहुल गांधी जी का जवाब देने की उपयुक्तता अमित शाह जी की तरफ से नहीं है। तो आप दे दीजिए। तो अखिलेश आप केजरीवाल प्रश्न PM पूछिए। के नाम- जी 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 मीम अफजल साहब, राहुल गांधी को क्यों इतना नॉन सीरियस नेता समझा जा रहा है? और शीला दीक्षित खुद कह रही है वो इमेच्योर है। कब तक मेच्योरिटी आएगी उनके अंदर? जो एक सवाल आपके सवाल का जो आपने पूछा, जिसका जवाब अमित शाह ने नहीं दिया, वो काम तो उन्होंने संबित पात्रा के सौंप रखा है। दूसरी बात यह है कि इस बात से एक बात जाहिर होती है कि अमित शाह, जिनके ताल्लुक से बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, वो पुलिस रिकॉर्ड पे भी रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस बात से जो जुमला उन्होंने बोला, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर गुरूर में मुब्तला हैं। जो नशा होता है ना सत्ता का, वो इतना चढ़ गया है कि वो किसी को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको और बता दूं, ये मामला सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर भी वो किसी से नहीं मिलते हैं। उनके लोग रोजाना शिकायत करते हैं, ये हमसे मिलते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कहते हैं कि हमने पता नहीं कब से अमित शाह पर नेता आपके छोड़ के मैं जा रहे हैं कि आपको राहुल बताना गांधी नहीं चाहता मिलते। हूं कि ये नेता आपके छोड़ के जा रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं मिलते। गुरूर जो है हेमंता ना, विश्व शर्मा ने क्या बोला था आपको? देखिए, हेमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि जब वो मिलने गए तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे और उनकी तरफ देखा तक नहीं। ये कांग्रेस के नेता का बयान था सर, पता मेरा नहीं नहीं है। मुझे किसने ये बयान दिया। हेमंता विश्व शर्मा जानता हूं कि मैं जब चाहता हूं, मैं नहीं बल्कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जब चाहते हैं राहुल जी से मुलाकात करते हैं। यशपाल आ रहे इसी दौर में कहना चाहता हूं आपको, यशपाल आ रहे इसी दौर में छोड़ के गए कहीं पर। लेकिन हमारे किसी नेता ने पुल ने आज कहा, तक जो अरुणाचल भारतीय के सीएम जनता थे, पार्टी कि के 2 साल तक वो अपॉइंटमेंट मांगते रहे, भारतीय जनता अपॉइंटमेंट नहीं पार्टी मिला। के राहुल किसी गांधी प्रवक्ता के बारे में भी ऐसा जुमला नहीं बोला होगा जो अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के नायब सदर के बारे में जुमला बोला है। इससे जाहिर होता है कि अमित शाह गुरूर के नशे के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि वो किसी को घास ही नहीं डालने का काम करते हैं जी। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। ओके मैं आ रहा हूं, मैं सर आपके पास। गुरूर पर एक बात कहना चाहता हूं, 1 मिनट जी। भाई, आपकी पार्टी तो वो पार्टी, बाकी गुरूर तो छोड़ दीजिए। जिसने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कह दिया था, इससे बड़ा तो गुरूर का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ये सबसे बड़ा शो इस समय आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि अंतराल के बाद ये जनता, ये युवा खूब सवाल पूछने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा बहुत हद तक एक जैसी है। सेक्युलरिज्म, जब 27 साल यूपी बिहार था तब भी एक जैसी थी। नहीं, देखिए उनको वहां जाके पता लगा, वहां जाके देखा अखिलेश जी की छवि कैसी है, वो बताएंगे आपको। अखिलेश जी की, ये तो बड़ी बात बोल गई आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर, और आज मेरे साथ 4 बड़े नेता हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं और पब्लिक यहां बैठी है। चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे इस समय बाकी हैं और एग्जिट पोल आने में 24 घंटे से भी कम बचे हुए हैं। तो इसी बीच आप देख रहे हैं चुनावी नतीजों से पहले ये सबसे बड़ा शो, और लड़ाई एक ही है, उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव बनेंगे, मायावती बनेंगी, लेकिन बीजेपी ढूंढ रही है किसको बनाए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं, जिस बात की बात मौलाना अंसार रजा ने भी करी, मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपका, और 20 सेकंड में जवाब दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने सारे नेता उत्तर प्रदेश से, राजनाथ सिंह से लेकर केशव मौर्य,
या फिर अगर हम सीधे बात करें तो कलराज मिश्र से लेकर उमा भारती, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, रामायण में एक प्रसंग है कि जब अंगद गया रावण के पास तो रावण ने उससे पूछा तुम्हारा सेनापति कौन है। तो एक लोकोक्त रामायण में उसका उत्तर है कि अंगद का जवाब था यदि सेनापति की चाह तुम्हें तो रामादल में फाजिल है, एक नहीं बीसियों वहां सेनापति बनने काबिल है। एक सवाल मेरा ये, कई कैंडिडेट ज्यादा थे तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा? अगर इनको कंफ्यूजन हो गया तो कंफ्यूजन बड़ा भारी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम रणनीति के तहत निर्णय लेते हैं। जैसे हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में हमने नहीं प्रोजेक्ट किया था, कहीं दिल्ली में किरण बेदी की रणनीति का क्या हाल हुआ था, तो इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में तय किया कि हमें प्रोजेक्ट नहीं करना। क्या सवाल है आपको, बताइए सर। मेरा सवाल पंखुड़ी जी से है कि ये जो अखिलेश सरकार है, अखिलेश जी ने के मतलब परिवार में तो वो एक हो नहीं पाए, तो कांग्रेस से गठबंधन करने का क्या वो था? वो शिवपाल जी और ये अपने परिवार के तो सब एक हो नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, ये क्या? इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आया। क्या सोच के गठबंधन ये हुआ, और क्या आपको लगता है ये गठबंधन भारी पड़ जाएगा? बात इसकी ये है कि दो युवा थे जो कि एक सकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। और जब 27 साल यूपी में हाल था तब भी एक जैसी थी। नहीं, देखिए उनको वहां जाके पता लगा, वहां जाके देखा अखिलेश जी की छवि कैसी है, वो बताएंगे आपको। ये तो बड़ी बात बोल गई आप। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात बोल गई आप इस समय। मैं वही कह रहा हूं, कैंपेन के लास्ट में बड़ी बात बोल गई। आपकी आंखें बंद थी। सर बता दीजिए जवाब, आपको मुझे मंच पे जाना पड़ेगा, जवाब दे दीजिए सर। अब बता दीजिए, वो कह रही थी पहले आपकी आंखें बंद थी, वहां आंखें खुल गई, देखा आपको, आपने बोली अभी बात। मैं रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ पंखुड़ी पाठक। बताइए बताइए सर, बताइए, आंखें खुली वहां जाकर? देखिए, फंसा दिया आपको अमीश जी, हमें नहीं फंसाया। मैं देख रहा हूं कि आपने पंखड़ी जो अभी बिल्कुल आपने कहा युवा जो हैं प्रवक्ता हैं, उनको फंसाने की कोशिश की है। ये जुमलेबाजी से बाल की खाल निकालने का मौका है ही नहीं। और मैं ये समझता हूं उन्होंने जो बात कही है, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बता दीजिए। मुझसे भी पूछ सकते हैं कि हमने ये क्यों किया और उन्होंने ये क्यों किया। आप लोग मैं एक बात जानता हूं, उन्होंने बोला जब उन्होंने वहां पर जाके देखा तब उसके बाद उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। उनका कहने का तात्पर्य ये है, तो अगर हृदय परिवर्तन कर लिया तो इसमें बुराई क्या मतलब हो गई? आंखें बंद थी पहले, पता नहीं मुझे, ये तो यही जवाब। मैं पंखुड़ी जी की बात से मुकम्मल तौर पे सहमत हूं, लेकिन मैं उनसे एक बात और जानना चाहता हूं कि जो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है एक रैली में, मेरे पास अभी क्लिपिंग है एक टीवी चैनल की, कि मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि हमारी और बीजेपी की कुछ मामले में समानता है। तो ये क्लियर कर दें कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है? आखिरी में मैं चाहता हूं मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड करूं और दो सवाल पूछूंगा और 5-5 सेकंड में मैं आपके जवाब चाहता हूं। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत में पंखुड़ी पाठक आपसे करता हूं। पंखुड़ी पाठक, ये चुनाव अगर अखिलेश यादव जीते तो वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? वापस मुख्यमंत्री बनेंगे पक्का। हाँ, और अगला सवाल, अगला सवाल मेरा होगा, अगर अखिलेश यादव जीते तो शिवपाल यादव कहां होंगे? कैबिनेट में नहीं होंगे, वो बता चुके हैं। जी, सुधांशु त्रिवेदी, अगर बीजेपी 2017 हार जाती है उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और अगर जीतती है तो जीत नरेंद्र मोदी की, जीत भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का महत्वपूर्ण योगदान। अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन जीता तो जीत अखिलेश की होगी या राहुल की होगी? दोनों की। और अगर हार गया तो हार किसकी होगी? वो भी दोनों की होगी, वो भी दोनों की सुन होगी। लीजिए। और अंसार रजा साहब, आखिरी मौका आपके पास है और मैं चाहता हूं कि आप सोच समझ के जवाब दें, पहले आप फंस चुके हैं। और मेरा बहुत सीधा सवाल है, 2014 अगर 2017 में रिपीट हो गया तो कैसे बचेंगे? पता नहीं आप लोग कैसे आंकड़े लगाते हो जी। अरे आया था, 0 आया था सर। अरे आगे गुजर गया साहब, जमाना गुजरा हुआ, कब तक दोहराएंगे? 2-2.5 साल ही गुजरे, बताइए। तो 2.5 साल में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विधानसभा में दर-दर भटक रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? रैपिड फायर राउंड है, दर-दर भटक रहे हैं प्रधानमंत्री राउंड है सर, मतलब समझिए, रैपिड फायर राउंड है जी। आप 2017 अगर में 2014 रिपीट हो गया तो क्या होगा आपका, आपकी पार्टी का, मायावती का? मायावती प्रेसिडेंट ही रहेंगी जी जी। और दूसरा सवाल मेरा, अगर बीजेपी आ जाती है तब? बीजेपी आ जाती है तब कहां? यूपी में। अरे कहां चक्कर में है आप? उनकी मदद से आ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इस सबसे बड़ी टक्कर में फिलहाल इतना ही। नतीजे और एग्जिट पोल काफी कुछ बता देंगे, लेकिन आप देखते रहिए ईटीवी नेटवर्क। नमस्कार।